गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर लॉन्ग, और पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लाजमी आता है पेपर में, लॉन्ग के तौर पे आता ही आता है, लेकिन इसके अंदर से बहुत ज़्यादा शॉर्ट और एमसीक्यूज़ भी बनते हैं, ट्रू और फॉल्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है। हम पहले ओवरव्यू देखेंगे और फिर मैंने हेडिंग्स बनाई हुई है। हर हेडिंग्स के मुताबिक जो है ना, हम इन हेडिंग्स के मुताबिक पूरी थ्योरी को देखेंगे, 5 हेडिंग्स के मुताबिक हर पॉइंट को। तो वो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसके अंदर एरिक्सन की 8 स्टेजेस है डेवलपमेंट की, और इसकी जो थ्योरी है वो साइको सोशल डेवलपमेंट पे जो है वो उसको फोकस करती है, उस पर एम्फेसिस होता है। वो ये कहता है कि हमारी जो बिहेवियर है या हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह शेप होती है। वो शेप होती है दो कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे बच्चे फेस करते हैं और इंडिविजुअल्स फेस करते हैं। अगर सक्सेस हासिल हो तो होप, विल, विर्च्यू, इंटीग्रिटी और फिडेलिटी, कॉम्पिटेंस, लव, केयर, ये सारे मिलते हैं। लेकिन अगर फेलियर हो तो फियर, मिसट्रस्ट, गिल्ट, रोल कन्फ्यूजन, डिस्पेयर, आइसोलेशन, ये सारा कुछ मिलता है। अब हम देखते हैं पहली स्टेज से। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन एंड इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब हमने देखना है ये सारी, अब हम चीज़ें डिस्कस करेंगे इन डिटेल लॉन्ग में, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट। अब हमने सबसे पहले ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट देखना है। इसके अंदर जो है हमें इन हेडिंग्स को फॉलो करना। आप ये हेडिंग्स साइड पे लिख लें, जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसकी फ़िक्र ना करें, बस हेडिंग्स लिख लें और इसके मुताबिक जो है ना आपने अपनी सारी शेप करनी है थ्योरी को। सो जो हमारे पास जो पहली हेडिंग है ना, वो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है, फिर एज है, फिर प्राइमरी मोटिव है, फिर कॉन्फ्लिक्ट, फिर सक्सेस प्लस फेलियर। 5 हेडिंग्स है इसके मुताबिक। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसके लिए हम सबसे पहले पीरियड ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। सो इसका पीरियड है इन्फेंसी, साथ साथ लिखते जाओ, ये टेबल के अंदर भी बनी हुई है। वैसे तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको नोट्स दे दूँगी, लेकिन हेडिंग्स जो है वो आप लिख लें, मैं कह रही हूँ आपको। सो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के लिए आपने इन्फेंसी को देखना है, और इसकी एज कितनी है, बर्थ से लेके 18 मंथ से इसकी एज है। दूसरी हेडिंग कवर होगी प्राइमरी मोटिव क्या होता है। इसके अंदर जो है बच्चे क्या अपने केयर गिवर से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और फिर हम उसके मुताबिक देखेंगे कि ट्रस्ट अचीव होगा क्या होगा, और अगर मिसट्रस्ट होगा तो फिर क्या होगा। अब प्राइमरी मोटिव इसका ये होता है कि जो केयर गिवर से बच्चे कह रहे थे कि उनसे कॉन्सिस्टेंट और स्टेबल केयर मांग रहे थे, लव मांग रहे थे, कि वो उनकी जो प्राइमरी नीड्स है उनको फुलफ़िल करे। अब इन्फेंट्स हैं, 18 माह के बच्चे हैं, इनकी क्या होगी नीड, क्या होगी रिलेटेड टू नरिशमेंट प्लस अफेक्शन, कि उनसे प्यार करें, उनकी प्राइमरी नीड्स को पूरा करें और केयर करें। ये आपने लिख देना प्राइमरी मोटिव में। तीसरी हेडिंग भी हमारे पास कवर होगी। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आता है। कॉन्फ्लिक्ट आता है या बच्चे ट्रस्ट अचीव करते हैं या मिसट्रस्ट अचीव करते हैं। ट्रस्ट क्या अचीव करते हैं, अगर केयर गिवर बहुत ज़्यादा रिलायबल है, कॉन्सिस्टेंट है, नर्चरिंग है, अफेक्शनेट है, फीलिंग द प्राइमरी नीड्स है, तो फिर बच्चे ट्रस्ट गेन करते हैं। ट्रस्ट गेन करके वो क्या करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या आता है, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये आता है कि ट्रस्ट गेन करने की वजह से वो दुनिया को होप की नज़र से देखते हैं, उम्मीद की नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं जिस वर्ल्ड में हम उतरे हैं या जिस वर्ल्ड में हम आए हैं वो अच्छा ज़िंदगी है, वो अच्छी दुनिया है, वहाँ पे हम लोगों पे डिपेंडेबल हो सकते हैं और लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें उनके अंदर एक उम्मीद पैदा हो जाती है, जीने की उम्मीद। ट्रस्ट डन। मिसट्रस्ट कब होगा, जब आपके जो केयर गिवर्स हैं वो फेल हो टू अचीव या टू फुलफिल द प्राइमरी नीड्स, दे डू नॉट शो अफेक्शनेशन आप कह दें, they are not reliable, they are not consistable, या they are not consistent, so the child will develop a sense of mistrust and insecurity। यहाँ पे क्या होगा, बच्चे जो है वो मिसट्रस्ट हो गया, उनकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट इन व्हाट सेंस, दे बिकम एंग्शियस एंड सस्पिशियस दैट द वर्ल्ड in which they live is not dependable and is not good। वो ये समझेंगे। अगर सक्सेस होगा तो क्या होगा, और अगर फेलियर होगा तो क्या होगा। अगर जो सक्सेस है वो होगा तो हम होप बच्चे अचीव करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि होप जो है वो अचीव करने से क्या होगा।
और वो क्या करेंगे कि वो ये कहेंगे कि वो देयर इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी दैट अदर पीपल विल बी देयर एज अ सोर्स ऑफ सपोर्ट। अगर वो किसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो वो ये समझेंगे कि हम जो है वो इस सिचुएशन से निकल जाएंगे क्योंकि ये दुनिया अच्छी है। फिर इसके बाद आ जाता है अगर फेलियर हो इस स्टेज पे। अगर इस स्टेज पे फेलियर होगी तो फिर हमारे पास क्या होगा? अगर इस स्टेज पे फेलियर होगी तो बच्चों के अंदर फियर डेवलप हो जाएगा। फियर डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि बच्चे एंशियस हो जाएंगे, हाइटेंड इनसिक्योरिटी हो जाएगी और ओवर फीलिंग मिस्ट्रेस। उन्होंने मिस्ट्रेस नहीं कहा, उन्होंने कहा ओवर फील, ज़्यादा ही फील कर लेंगे मिस्ट्रेस का। और हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं अगर इनका बैलेंस हो। तो हम लोगों ने 5 हेडिंग्स तो डिस्कस कर ली है। पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, एज, प्राइमरी मोटिव, कॉन्फ्लिक्ट और सक्सेसर फेलियर। अब आपने लास्ट पे एक हेडिंग ऐड करनी है जो कि कुछ में है, इसलिए मैंने वो ओवरऑल में नहीं लिखी, कि अगर हमारे पास ट्रस्ट और मिसट्रस्ट का बैलेंस होगा तो फिर क्या होगा? बच्चा रिसाइलेंस हो जाएगा, एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस और एडवर्सिटी इन द फ्यूचर। रिसाइलेंस का मतलब होता है लचक, मतलब फ्लेक्सिबल। वो अपने आप को मोल्ड कर देगा, उसको समझ आ जाएगी कि किन चीज़ों में मैंने लोगों पे ट्रस्ट करना और किन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना। सो ये रिसाइलेंस वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने ज़रूर लिखना है। अब हम अपनी सेकेंड स्टेज पे चलते हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आपने पहल करें, आप जो हैं वो अच्छे तरीके से ना अपनी जो स्टेज में है ना, आप सपोर्टिव, जो अगर सपोर्ट करेंगे आपके केयर गिवर्स तो आप इंडिपेंडेंस होंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आप इंडिपेंडेंट है, आप आप अपने जो पर्सनल कंट्रोल है, आपके जो उन पे कंट्रोल रखते हैं, आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं, आप अपने कॉग्निशन, अपनी फिजिक पे कंट्रोल रखते हैं। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी का मतलब ये है। और शेम एंड डाउट का मतलब है कि आप हर चीज़ पे कहेंगे कि क्या ये दुरुस्त है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। आपको अपने कोई जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये सेकंड स्टेज है और इसके अंदर जो प्राइमरी मोटिव है वो क्या है। इसके अंदर प्राइमरी मोटिव ये है कि चिल्ड्रन जो है वो डेवलपिंग अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल, जैसा मैंने आपको बताया पर्सनल कंट्रोल डेवलप करता है, कॉग्निशन एंड फिजिकल ओवर फिजिकल स्किल। कहाँ कंट्रोल करता है? पर्सनल कंट्रोल फिजिकल स्किल के ऊपर। एंड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, और अपनी जो है ना अपने एक्ट्स को वो इंडिपेंडेंटली देखते हैं कि हमारे एक्ट्स का इंडिपेंडेंटली ठीक है कि नहीं है। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, हम यहाँ पे एज तो देखना भूलेंगे। एज जो है वो है 18 मंथ से लेकर 3 ईयर्स तक, और इसको प्री स्कूल जो है ना वो एज कहते हैं। अब हम अपनी चौथी हेडिंग डिस्कस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। ऑटोनॉमी कब अचीव होगी और शेम और डाउट कब होगा? अगर आप जो है अपने बच्चों को इनकरेज करें और सपोर्ट करें तो उनके अंदर क्या होगा? इंडिपेंडेंस होगा। वो अपने जो है वो सिक्योर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वो इनिशिएटिव ले सकेंगे, वो कंफर्टेबली डिसीजन ले सकेंगे, एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड को, और साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारेंगे, जो सबसे मेन बात है। फिर क्या होता है कि अगर हमारे पास शेम एंड डाउट किस तरह अचीव होता है? इफ़ द चिल्ड्रन आर ओवरली, अगर आप चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें या उनको क्रिटिसाइज़ बिहेवियर पर, या फिर आप उनको कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं करनी। अब आपको पता है, आप इमेजिन करें 18 माह से लेकर 3 साल का बच्चा, तो वो अपने आप फिज़िकल कंट्रोल रखते हुए अगर आप उसको पकड़ेंगे तो वो आपसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा और उसका दिल करेगा वो जहाँ मर्जी जाए, भागे, इधर उधर करे। तो वहाँ पे क्या होगा? सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस वो अपना अचीव करना चाह रहा है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखेंगे, उसको कहेंगे यहीं पे रहना है, यहाँ से नहीं निकलना, तो वो क्या करेगा बच्चा इन रिटर्न? वो कहेगा कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ वो क्या सही नहीं कर रहा, या मैं हक नहीं रखता कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूँ। वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस खो देगा। ठीक है, यहाँ पे ये होता है शेम एंड डाउट के अंदर, वो इनएडिक्वेसी शो करेगा कि मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल की एबिलिटी है ही नहीं। अब क्या होता है कि ये प्री स्कूल ईयर, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो नॉर्मली स्कूल भी जाना शुरू कर देते हैं, प्री स्कूल ईयर में ही होते हैं ना। सो टॉयलेट ट्रेनिंग यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट है? टॉयलेट ट्रेनिंग इन सेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑटोनॉमी जो है ना वो, पहले आपको ये पता नहीं चाहिए टॉयलेट ट्रेनिंग है क्या। सो टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं और आप उसमें इंडिपेंडेंट है। अगर आप बच्चे को उसके बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करने में मदद करेंगे और इन अ सपोर्टिव मैनर और पेशेंस दिखाएंगे, जब वो चाहे तब वो वॉशरूम करे, तब वो टॉयलेट यूज़ करे, तो फिर क्या होगा? बच्चा
आपने जो है ना अपना जो मोटिव की तरफ रहना हर वक्त, तो मोटिव आपने हमेशा याद रखना अच्छे तरीके से कि जो बच्चा जो है वो पर्सनल कंट्रोल रखेगा और पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल और सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस रखेगा। बस मोटिव जो है ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर है, उसी के इर्द गिर्द हर चीज़, कॉन्फ्लिक्ट, सक्सेस और फेलियर, उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अकम्पलिशमेंट करेगा एटोनमी को, और कॉन्फिडेंट करेगा अपनी फिजिकल एक्शंस को कंट्रोल करने में, वो कहेगा कि मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। और हमारे पास अगर शेम एंड डाउट आए तो वो किस तरह आएगा टॉयलेट ट्रेनिंग में। इफ़ द पर्पस इज़ रश्ड, अगर पर्पस बहुत ज़्यादा रश्ड हो गया और पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हार्श जो है बिहेवियर शो करें या बहुत ज़्यादा एंगर शो करें या डिसअपॉइंटमेंट शो करें, तो बच्चे के अंदर क्या आ जाएगी, शेम आ जाएगी और उसके अंदर एक डाउट आ जाएगा कि मैंने ये एक्ट सही नहीं किया। और बचपन से अगर वो बिलीव अपने में नहीं करेगा तो बड़े होकर वो उसको और मुश्किल होगा अपने अंदर बिलीव लाने में कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। सक्सेस होगा तो विल होगी, और अगर फेलियर होगा तो बच्चा जो है वो शेम एंड डाउट की तरफ जाएगा, पर्सनल कंट्रोल अपना हासिल नहीं कर पाएगा, अचीव नहीं कर पाएगा। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अब इनिशिएटिव जो बच्चे अचीव करते हैं वही लीडर्स बनता है। अब अपने लीडर्स जो अपने दिमाग में रखने हैं, और फिर अब हम प्राइमरी मोटिव पे चलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मोटिव के ना हम देखते हैं, सबसे पहले एज देख ले, 3 से लेकर 6 ईयर तक। यहाँ पे एलिमेंट्री जो है ना वो बच्चे कहलाते हैं, एलिमेंट्री एज के अंदर चले जाते हैं या अर्ली अडल्टहुड में चले जाते हैं। ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल एज होता है, और वो अर्ली जो है ना वो चाइल्डहुड में चले जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने इन्फेंसी डिस्कस कर लिया, फिर हमने इसको हम प्री स्कूल ईयर्स भी कह देते हैं, चाइल्डहुड वालों को, ठीक है। अब प्ले एज में चले गए यहाँ पे, जिसको हम एलिमेंट्री भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे जो है ना वो सोशलाइज होते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है, उनको एक स्कूल का इन्वायरमेंट मिला होता है, तो वहाँ पे वो अपने जो कंपैटिबल्स कंपेनियंस हैं, जो पीयर्स हैं और जो उनसे रिलेटेड टीचर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो 3 से लेकर 6 बच्चों तक पर इतना कोई पढ़ाई का दबाव नहीं होता, तो वो क्या कर रहे होते हैं, डायरेक्टिंग प्ले, इसलिए इसको हमने प्ले एज भी कहा है कि वो खेल में मसरूफ़ होते हैं और खेल के ज़रिए उनको टीचर्स जो है वो सिखाते हैं, राइट। सो यहाँ जो है ना आपने फोकस करना है प्ले पे और सोशलाइज फैक्टर पे। अब हम देखते हैं आगे। इनिशिएटिव में क्या होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, व्हेन केयरगिवर्स एनकरेज एंड सपोर्ट चिल्ड्रन टू टेक द इनिशिएटिव दे कैन स्टार्ट प्लानिंग। अब ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करेंगे, वो अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करेंगे, टास्क को अकम्प्लिश करेंगे और चैलेंजेस को फेस करेंगे। ये बच्चे ओवर जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं और यही बच्चे आगे जाके लीडर्स बनते हैं। ऑन द अदर हैंड गिल्ट कब होगा, अगर उनको डिस्करेज करेंगे उनके टीचर्स या उनके जो केयर गिवर्स हैं, तो फिर क्या होगा, उनको गिल्टी होगी अपने हर एक्ट के ऊपर और वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, स्टार्ट नहीं ले पाएंगे। अगर सक्सेस होगा इसमें तो हमें क्या मिलेंगे, पर्पस, हमारा बिहेवियर पर्पसफुल हो जाएगा। और अगर गिल्ट होगा तो फिर हम लोग क्या, और अगर फेलियर होगा तो हमारे अंदर गिल्ट पैदा हो जाएगा। हम जो है वो कहेंगे कि हम इस दुनिया के लिए नहीं बने, हम जो है कोई काम नहीं कर सकते, हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। उस जो एज के बच्चे हैं, अगर आप देखें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि हम इनिशिएट कोई ना लें, हम किसी के पीछे ही लगे, कोई लीडर है हमें कोई डायरेक्शन बताए तभी हम चलेंगे, हम उसके पीछे लगेंगे, हम आगे नहीं लग सकते। लीडर जो है ना वो लीडरशिप स्किल्स जो है उस बच्चे के अंदर नहीं डेवलप होगी। लीडरशिप्स को तो छोड़ के कॉन्फिडेंस भी उस बच्चे के अंदर नहीं डेवलप होगा, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल बात नहीं है कि आप अपने हर एक्ट के ऊपर जो है ना गिल्ट महसूस करें कि यार मैंने गलत किया, या अगर आपने पैसे खर्च कर दिए अपने खाने पर खर्च कर दिए तो आप कहें यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। सो नहीं, ये जो है ये गलत बात है और ये जो गिल्ट की तरफ लेके जाता है। अब आ जाता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। इंडस्ट्री का मतलब है कि आपने जो है ना, और ये जो है 7 से लेके 11 ईयर्स तक क्या होती है, इसकी एज है। अब 7 से लेके 11 ईयर्स के बच्चे को अगर हम देखें तो वो किस तरह के होते हैं, 7 से लेके 11 ईयर्स के बच्चे स्कूल एज में होते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे पास आ गया पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ आ गया स्कूल एज।
अभी भी बच्चे स्कूल एज में है 7 से लेके 11 ईयर्स तक। अब यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो स्किल्स को अपनी डेवलप कर रहे होते हैं, इंडस्ट्रीज बन रहे होते हैं, स्किल डेवलप कर रहे होते हैं, अपनी वर्ड्स बना रहे होते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को ग्रूम कर रहे होते हैं। अगर वो ग्रूम कर ले तो कॉम्पिटेंस हो जाता है। और अगर अब आपको पता है इन्फीरियॉरिटी से आपने याद रखना, इन्फीरियॉरिटी तो आपको पता होगा कि आप जो है ना अपने आप को कमतर समझना और फिर कहना कि हम तो इस दुनिया के लिए नहीं हैं, या हम लोग जो हैं वो डिप्रेशन में वो बच्चे रहते हैं। सो वो जो है ना वो इन्फीरियॉरिटी के अंदर रिजल्ट देखना। और उससे ऑपोजिट क्या होता है कि जो बच्चे बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, जो बच्चे कम्पीट करना सीखते हैं, कम्पीट करते भी हैं, सो इंडस्ट्री वाले बच्चे होते हैं। सो अगर हम जो बच्चों को इनकरेज करें, पेरेंट्स भी इनकरेज करें और टीचर्स भी इनकरेज करें टू डेवलप स्किल, सो उनके अंदर क्या होगी, सेंस ऑफ इंडस्ट्री पैदा होगी, जिसकी वजह से वो कम्पीट करेंगे और अपनी स्किल्स पे बिलीव करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो बच्चे हैं वो कोऑपरेट करना और वर्क करना विद अदर स्टार्ट कर दें और ये अंडरस्टैंड करें कि हमने जो है ना वो कंप्लीट दे कैन यूज़ दे स्किल्स टू कंप्लीट टास्क है, वो अपनी स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो आसानी से अपनी गोल को अचीव कर लेंगे, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इंडस्ट्री वाले बच्चे क्या होते हैं, मैं इन शॉर्ट दोबारा बता देती हूँ कि इसके अंदर बच्चे जो हैं वो अगर पेरेंट्स और टीचर्स उनको इनकरेज करें, सपोर्ट करें कि वो अपनी स्किल डेवलप करें, लोगों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ compete करें, तो वो उनके अंदर क्या होगी, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट इन वर्ड सेंस कि वो अपनी एबिलिटी पे बिलीव रखेंगे और वो ये कहेंगे कि हम ये टास्क जो है अपनी एबिलिटी की वजह से पूरा कर सकते हैं, उनके सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा और अपने गोल को आसानी से अचीव कर लेंगे। इन्फीरियॉरिटी ऑन द अदर हैंड ये नेगेटिव फीडबैक होता है कि चिल्ड्रन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। रिस्ट्रिक्ट कौन कर रहा है, अब उसको यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, ना उसको पेरेंट्स की तरफ से इंकरेजमेंट मिली ना टीचर्स की तरफ से, तो वो इन्फीरियर हो जाएगा। होते हैं हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जिनका मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं होता, आम बच्चों से कम होता है, तो वो आपको पता है वो इन्फीरियॉरिटी के शिकार ही हो रहे होते हैं और वो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। अगर उनको रीडिंग का भी कहे तो वो बड़ा दबी दबी आवाज़ के अंदर रीडिंग कर रहे होते हैं, आपको पता है। ये मैं प्राइमरी मोटिव के अंदर ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर सक्सेस होगी तो कॉम्पिटेंस होगा, अगर फेलियर होगा तो इन्फीरियॉरिटी होगी एज अ रिजल्ट। अब हम देख लेते हैं आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कन्फ्यूजन। ये जो है ना ये एडोलसेंस की है, ये जवानी की जो है ना वो आपके पास ये ट्रेड है और जवानी की स्टेज है। इसके अंदर आपके पास 12 से लेके 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, मोस्टली ये कॉलेज ईयर्स के बच्चे होते हैं। सो एडोलसेंस में क्या होता है, आप अपनी आइडेंटिटी को ढूंढ रहे होते हैं, आप सेल्फ पे फोकस कर रहे होते हैं ना कि इन्वायरमेंट पे, आप अपने वैल्यूज़, बिलीव्स और गोल्स को एक्सप्लोर कर रहे होते हो। आप ये देखते हो कि आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या है और आपने अपने आगे कैरियर क्या रखने हैं। आप आइडेंटिटी को, आप अपने आप को एज अ रिज़ल्ट सर्च कर रहे थे। अगर आप अपने आप को रिज़ल्ट सर्च करने के अंदर कामयाब हो गए एज अ रिज़ल्ट, तो फिर क्या होगा कि आप जो है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप करेंगे और फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कंट्रोल, दो फैक्टर्स हैं वो आपने याद करने, वो आप डेवलप करेंगे। और आप क्या करेंगे, एक्सप्लोरिंग दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग देयर interest, values and goals which help them form their own unique identity. As a result, अगर आप अपने आप को इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको अपने पास ही आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने आप को ढूंढ सको, आप अपने करियर को चॉइस कर सको, आप अपने आप को सर्च कर सको, तो आप कन्फ्यूजन रोल हो जाएगा। रोल जो है ना आपको आइडेंटिटी कन्फ्यूजन हो जाएगी, आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आप हो क्या। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ऐसा होता है कि लोग इसी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्होंने एक सर्टेन गोल रखा था, अगर वो अचीव ना कर पाए क्योंकि उनकी एबिलिटी, वो अपनी एबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए फेल हुए होते, तो वो अपने से ज़्यादा हाई गोल रखते थे, लेकिन जब वो अचीव नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं एज अ रिजल्ट। सो ये उनकी होती है आइडेंटिटी कन्फ्यूजन की वजह से कि वो अपनी रोल को समझ नहीं पाते, वो अपनी स्किल्स को समझ नहीं पाते। तो लिहाजा ये कॉमन है कि आप अपनी स्किल से ज़्यादा या कभी कभी स्किल को समझ नहीं पाते, लेकिन डिप्रेशन में जाना वो कॉमन नहीं है, डिप्रेशन से निकलना जो है वो मेन बात होती है। सो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे अब दो इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं, वो आपको मैं पहले मोटिव के अंदर पढ़ा दूँ कि यहाँ पे आइडेंटिटी के अंदर आपकी दो तरह से
आप अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, एक सेक्सुअल और एक ऑक्यूपेशन। इसके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल आप अपने जेंडर को एक्सप्लोर कर रहे थे कि आप हो क्या, आपका जेंडर किस ताल्लुक से, आप मेल हो या फीमेल हो, और जेंडर की डेवलपमेंट हो रही थी, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स इसी एज के अंदर आपके डेवलप हो रहे होते हैं, 12 से लेकर 18 ईयर्स की एज। अब यहाँ पे दूसरा क्या होता है कि ऑक्यूपेशन, अब आपने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैरियर क्या रखना है, आपकी ये दो चीज़ों में यहाँ डेवलपमेंट हो रही होती है। और अगर आप अपने आप को, अपनी स्किल्स को और अपने जेंडर को अच्छे तरीके से समझ लो और अपनी ऑक्यूपेशन के मुताबिक, अपनी स्किल के मुताबिक अपने ऑक्यूपेशन को सेट करो, तो आप आइडेंटिटी अचीव करने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखते हैं सोसाइटी पर, और अगर ना हो तो आप एक नेगेटिव इम्पैक्ट रखते हो खुद पर भी और सोसाइटी पर भी। अगर आपने जो है वो एरिक्सन के मुताबिक आइडेंटिटी को अपनी सही तरीके से फाइंड आउट कर लिए तो आपको फिडेलिटी मिलेगी, मतलब आप मुखलिस हो जाओगे। और अगर आपने नहीं किया आप एज अ रिज़ल्ट क्या होगे कि आपके अंदर जो है वो रोल कन्फ्यूजन होगी या फिर आइडेंटिटी कन्फ्यूजन होगी, जो कि आपको कुछ भी नहीं करने देगी। ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ना आप सोसाइटी के अंदर अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाओगे, ना आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाओगे। अब आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब है, अब आप आगे जाके देखेंगे, ये है मैरिज एज। ये हमारे पास होती है यंग अडल्टहुड, 18 से लेके 40 ईयर्स तक। इस एज के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स जो हैं, इस एज का मोटिव है कि इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप हो रहे होते हैं, और जो है वो लिविंग रिलेशनशिप अदर पीपल के साथ हम डेवलप कर रहे होते हैं। अब इंटीमेट रिलेशनशिप हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं और इंटीमेट रिलेशनशिप की सक्सेस पे फोकस करते हैं। अब individual who successfully navigate this stage are able to form intimate reciprocal relationship with other. They can form close bonds and are comfortable with mutual dependency। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। अगर जो है लोग इंटीमेट इंडिविजुअल्स जो है वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने के लिए कामयाब हो गए, तो फिर क्या होगा, वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाएंगे। सबसे पहले वो एफिलिएट होना सीखेंगे लोगों के साथ। एफिलिएट मतलब लोगों के साथ जुड़ेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो फॉर्म करेंगे। म्यूचुअल रिलेशनशिप के अलावा जो है वो दूसरों पे डिपेंड होंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप सारी ज़िंदगी अकेले नहीं गुजार सकते, तो दूसरों पे डिपेंड होना भी इन अ सेंस इम्पॉर्टेंट है। इस एज के अंदर अगर आप ये सारे नहीं कर पाते, अगर आपके अंदर जो है वो अनरिजॉल्व आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है, आप अपने आप को नहीं पहचान पाए, तो आप किसी और के साथ क्या रिलेशनशिप फॉर्म करोगे। और या अगर आपके अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो आप आइसोलेट रहना पसंद करोगे, आप आइसोलेशन, अकेलेपन का शिकार हो जाओगे। ठीक है, ये थी मेन बातें, और 3-4 बातें जो हैं वो आपने लिखनी है। सक्सेस अगर होगा तो आप जो है वर्च्यू ऑफ लव पाएंगे, और अगर अनसक्सेसफुल होगा ये 6 स्टेज में, तो आप अवॉइड करेंगे। इंटीमेसी, फीलिंग, कमिटमेंट, रिलेशनशिप कैन लीड टू आइसोलेशन, लोनलीनेस और समटाइम्स डिप्रेशन। अब जो है हम 7 स्टेज डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके जो है ये मिडिल अडल्टहुड में होती हैं, 40 से लेके 65 एज तक। इसका प्राइमरी मोटिव ये है कि आपने जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखना है सोसाइटी पे, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ फ़ायदेमंद काम करने हैं। जनरेटिविटी कब अचीव होगी, स्टेग्नेशन कब अचीव होगा, हमारा अब ये मोटिव है जानना। जनरेटिविटी का मतलब जैसे आपको पता है जनरस, तो आप कब जनरस होगे, जब आप अपने आप को ढूंढ चुके होंगे और सोसाइटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप फॉर्म कर लिए होंगे। इंटीमेट रिलेशनशिप पे आपने फॉर्म कर लिए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटीमेट रिलेशनशिप फॉर्म कर ली हो या फिर मैरिज की हो, ये ज़रूरी नहीं है इस स्टेज के मुताबिक। जनरेटिविटी के अंदर 2 केसेस आते हैं, जब आप अपने एक केस में ये कि आप अपने जो अगली जनरेशन है, मतलब जो अपने चिल्ड्रन हैं, उनको अच्छे तरीके से रेज़ करने में मदद कर रहे हो, उनके एक्सपीरियंस को जो है उनके साथ अचीव करने के अंदर मदद कर रहे हो, उनके गोल को सेट करने में उनकी मदद कर रहे हो, या फिर आप पॉजिटिव जो है ना रोल सोसाइटी में प्ले कर रहे हो। 2 चीज़ जो है। यहाँ पे जनरेटिविटी तब अचीव होगी जब आप अपने बारे में जो है वो कमिटेड होंगे, या अपने बारे में आपको पता होगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी सही गुजारी है, मैं अपने करियर के अंदर सेट हूँ, मैं अपनी जो हूँ वो मैंने ऑर्गेनाइज अपने आप को अच्छे तरीके से किया हुआ है, और मैं खुद एक कंप्लीट ह्यूमन हूँ, तो मैं दूसरों को भी मदद करूँगा। सबसे पहले दूसरों को मदद करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद कंप्लीट हो, आपने खुद अपनी आइडेंटिटी जो है उसको सर्च आउट किया हो। और अगर जो है, अगर आपने देखा हो कि आपके अंदर जो है वो क्रिएटिव टास्क करने की एबिलिटी नहीं है, या आपने अपनी ही आइडेंटिटी को अच्छे तरीके से सर्च आउट नहीं किया, तो आपके अंदर स्टेग्नेशन डेवलप होगी।
और आप कहेंगे ना आप खुद कुछ कर पाएंगे, ना आप दूसरों को करने में मदद कर पाएंगे, आप अनप्रोडक्टिव होंगे। फिर दूसरी बात, आप अनइन्वॉल्व होंगे, फिर आप सेल्फ एब्जॉर्प्टिव होंगे, लैक ऑफ ग्रोथ होगी और फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होगी। अगर आपको स्टेग्नेशन अचीव हो गई है, इस स्टेज में स्टेग्नेशन सक्सेस है। सो अगर आपके अंदर सक्सेस अचीव होगी तो आप सेटिस्फाई होंगे, आप सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन रखेंगे टूवर्ड्स थ्रू योर रोल्स, कि आप किस तरह अपने रोल एक सोसाइटी के अंदर प्ले कर सके और लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके। यहाँ पे जो विर्चू होगा वो होगा केयर का। फिर उसके बाद ये आता है कि आप जो हैं वो किस तरह, अगर फेलियर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप डिस्कनेक्टेड रहेंगे, आप अनइन्वॉल्व रहेंगे, आप अनप्रोडक्टिव रहेंगे, आप जो हैं वो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता था ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। ये ओल्ड एज में होती है जहाँ पे आप अपनी पूरी ज़िंदगी को की रिफ्लेक्शन कर रहे थे। अगर आपने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी तो आपको ईगो इंटेग्रिटी, तो आपको सुकून मिलता है, आपको इत्मीनान मिलता है। और अगर आपने नहीं अच्छे तरीके से गुजारी होगी, आपने अपने गोल को नहीं अचीव कर रहे होंगे, या आपने सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं रखा होगा, तो आपको डिस्पेयर अचीव होगा। तो यहाँ पे अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपको विजडम विर्च्यू में मिलती है एज अ विर्च्यू, और अगर आपको जो है फेलियर होता है तो आपको डिस्पेयर मिलती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। और ये वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, और इसके मुताबिक मैंने एक शॉर्ट में भी वीडियो बनाई है, वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर मैंने पोस्ट की हुई है। सो अगर आपने शॉर्ट में चाहिए होगी तो आप वो देख लें, और ये जो है मैंने पर्सनैलिटी के मुताबिक लॉन्ग डिटेल में बनाई है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आपके क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने में मदद करूंगी। और दूसरी बात ये कि मैं इसके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, तो आप उसको देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद माई यूट्यूब चैनल माइंड्स कनेक्शन।